तो लेक्चर नंबर 7 में अपने को पढ़ना है मेनली आज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्स एक्शन के बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा आई और ईयर, जो कल हो जाएगा, कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अच्छे से नया चैप्टर कोई सा। तो पहले मैंने इसके पहले देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। सबको मैंने बताया था ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के 4 पार्ट होते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर मिड ब्रेन के 2 पार्ट थे, कॉर्पोरा कॉर्डिज्म क्रूरा सेरेब्राई। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। पोन्स का काम क्या था? ब्रीदिंग को कंट्रोल करता था, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत तुम लोग नोट नहीं किए क्या कॉपी में भी? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का तो सभी तो थे, इतने सारे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बताए थे लाइन से पूरे के पूरे, है ना। इमोशंस और इतने सारे, गुस्सा, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा वो ठीक है। उसके बाद पोन्स का एक और काम था, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और उसमें मतलब मसल कॉन्ट्रिक्शन के टाइम पे भी मतलब काम आता है उसमें, पोन्स में, ठीक है। तो इस तरह से अपने सारे के सारे पार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था अपना क्या, सेरेबेलम का भी फंक्शन अपन ने पढ़ा था, याद है? सेरेबेलम का फंक्शन क्या काम करता था? सेरेबेलम मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी मूवमेंट को बैलेंस करता था सेरेबेलम विद द हेल्प ऑफ कौन सी नर्व? ऑडिटरी नर्व, यूस्टेशियन ट्यूब। बोला नहीं था पानी इधर। अच्छा तुम लोग कल आए नहीं थे, सेरेबेलम में भी पढ़े नहीं हो, कल आए नहीं थे, कल पढ़ा दिया था। चलो, तो सेरेबेलम में याद रखो जो स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम में टोटल 5 लोब स्ट्रक्चर होते हैं। कितने होते हैं? 5 लोब होते हैं, याद रखिए। 5 लोब स्ट्रक्चर होती है सेरेबेलम का। तुम लोगों ने लास्ट में ऐसा ऐसा देखा होगा ना, यहाँ पे ऐसा। तो ये जो सेरेबेलम वाला पार्ट था ना, रियल में इसके 5 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 5 लोब होते हैं। एक ये 2 हो गए, एक इधर एक इधर, एक बीच वाला होता है। तो जो सेरेबेलम का सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं वर्मिक्स। क्या होता है? एक देखो 5 लोब होते हैं, पांचों के नाम गिनाएंगे। एक होता है वर्मिक्स, है ना, एक होता है वर्मिस। वर्मिस में अकेले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक लोब हो गया टोटल। वर्मिस जो है मेरा, ये वर्मिस जो है ये सिंगल एक लोब है, लेकिन इस एक लोब के अंदर 9 चैम्बर डिवाइड रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। दूसरा हो गया देखो फ्लोक्यूलस। फ्लोक्यूलस के 2 लोब हैं, तो टोटल कितने हो गए? एक ये फ्लोक्यूलस, एक ये फ्लोक्यूलस। तो फ्लोक्यूलस के टोटल 2 लोब है, तो देखो 3 हो गए टोटल। कितने हो गए? 3। उसके बाद एक और होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 इसके भी होते हैं, तो टोटल हो गए 5। 2 इसके, 2 इसके, 1 इसके, कितने हो गए? 5। क्लियर हुआ? अब देखो तुम लोगों को मैंने बताया था पहले कि जो हमारा सेरेब्रम होता है उसमें अर्बर बाइटी पाया जाता है, लाइका ट्री लीव। बोले थे सेरेब्रम में, मैंने डायग्राम दिखाया था, बोले थे नीचे नीचे पेड़ के पत्तियों टाइप का कुछ ऐसा। मैंने पेड़ का डायग्राम भी बनाया था, याद रखो। कुछ ऐसा पेड़ का डायग्राम बनाया था, बोला था इस तरह से क्या होता है अर्बर विटी। तो ये कौन सा पार्ट है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाला पार्ट है। तो हमको सेरेबेलम का डायग्राम याद, मतलब सेरेबेलम का हमको पता चल गया कि सेरेबेलम में 5 लोब होते हैं। क्लियर? पहला होता है वर्मिस जिसमें 9 चैम्बर होते हैं। दूसरा होता है फ्लोक्यूलस जो बाइलोब्ड होता है, एक इधर एक इधर। फिर तीसरा होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 ये लोब होते हैं। ये पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर इस तरह का कुछ डिजाइन बना हुआ है अर्बर बाइटी। ये इसको अलग अलग मत मानना, ये पूरा का पूरा क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसके अंदर इस तरह का हो गया। सेरेबेलम समझ में आया? सेरेबेलम का काम क्या था? सेरेबेलम का काम क्या था? मैंने बोला था एक पेज में तुम लोग सबके फंक्शन डिवाइड करके लिख लेना। लिखे थे क्या किसी ने? दिखाओ जरा, किसी ने लिखा हो तो। कल लिखोगे तुम्हें नहीं लिखी? अच्छा मॉर्निंग में आई नहीं लिखी तुम
तुम्हें नहीं आई थी। चलो अब अपन सेकंड पढ़ेंगे, वेंटिकल्स ऑफ ब्रेन। ध्यान से देखो एक चीज़, वेंटिकल्स ऑफ ब्रेन के पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान दो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, हाइपो, मेटा, इपी और थैलेमस। डायनसेफेलॉन के बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। सेरेबेलम सबसे पहले यदि हम बात करें सेरेब्रम, तो 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है जिसमें 4 लोब में डिवाइड होता है। सेरेबेलम में कितने लोब होते हैं? 4। नाम बताओ। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब। उसके बाद इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी की अदर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, जैसे स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया, स्पीच हो गया, विजुअल एरिया हो गया, सोमैटोस्टैटिक एरिया हो गया। तो कौन मेंटेन करता है? अपना सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद आ जाता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में हमने क्या बोला था? मेनली अपने को क्या पढ़ना है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेट करता है। और हाइपोथैलेमस बहुत सारी एक्टिविटी हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा था। उसके बाद आ जाओ मिड ब्रेन, इसका कोई बड़ा रोल नहीं था, है ना। फिर मेनली पोन्स, रेस्पिरेटरी सेंटर या न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रीदिंग, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, है ना। और उसके बाद सेरेबेलम। इन सब में बहुत सारे काम थे। तो आपको ऐसे करना है, देखिए एक पेज लेना है इस तरह से, एक पेज लो इस तरह से, पूरा बड़ा पेज लो, इतनी हेडिंग बना दो। कितनी? 1 2। इसके अंदर ये 2 का अलग अलग बना देना, है ना। 3 4 5 6 ऐसे 6 कॉलम बना दो और सबके फंक्शन लिख के देखो। नाम सबको याद रहेगा, स्ट्रक्चर सबको याद है, नाम सबको याद रहेगा, स्ट्रक्चर सबको याद है। अपने को क्या करना है? कॉलम बना के सबके फंक्शन लिखने, नहीं तो भूल जाओगे। आज तो टेस्ट था इसलिए मैं भूल गया, कल जब आओगे तो हम सबके पास ये चीज़ चेक करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब एक चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो अपना ब्रेन है, देखिए ना, नहीं अभी हरकत मत करो। जो अपना ब्रेन है, कितना जल्दी बनता है ना। तो जो अपना ब्रेन है, ब्रेन में ये वाला पार्ट सेरेब्रम है, ब्रेन में ये वाला पार्ट क्या है? सेरेब्रम है। क्लियर? कॉर्पस कैलोसम, डायनसेफेलॉन, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जल्दी व्यवस्था बना लो, ठीक है। ये हो गया। अब समझो, मैंने बोला था कि सेरेब्रम वाले पार्ट में गायरी और सल्काई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और गायरी और सल्काई में मतलब कि सेरेबेलम के बाहर एक ऐसी और कवरिंग होती है। अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे इसमें उभार और ऐसे कुछ रहता है, इसका जो बाहर होता है ना, ऐसे कुछ उभार टाइप का रहता है। तो ऐसे उभार को मतलब गायरी और इसको सल्काई टाइप का बोलते हैं। यहाँ पे भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या भरा होता है यहाँ पे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैंने बोला था जिसके ब्रेन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जितना ज़्यादा होता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा IQ अच्छा रहता है, उतना ही ज़्यादा वो होशियार होता है, जिसमें CSF ज़्यादा होता है, समझना। अब बात चल रही है कि ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बना कहाँ। क्लियर हुआ? तो अब आपको ये काम करना है, इस ब्रेन को उठाना है और जिस जगह मैं बोलूँगा वहाँ पे फिट कर देना है। ध्यान से समझना ये चीज़। अभी ये जो फ्लूइड भरा है ना रियल में, ये जो फ्लूइड भरा है ये यहाँ से आएगा कुछ, देखो कहाँ से आएगा, ये डायग्राम को याद रखना। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को पकड़ा, इमेजिन करो इसको हमने हाथ में पकड़ा और इस डायग्राम को इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो।
ये समझो, समझना मेरी बात, ये समझो ये डबल सीट की एक चादर है या कुछ भी है ऐसा, मतलब इमेजिन करो ना, नंदनी इधर तुम पकड़ो, इधर मैं पकड़ूँ, पकड़ के खींच देंगे तो कैसा हो जाएगा ये, इमेजिन करो। ये इधर कोई एक पकड़ लो, इधर कहीं खींच दोगे तो कैसा हो जाएगा, एकदम प्लेन चद्दर टाइप का ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया चद्दर टाइप का। अब बीच में ब्रेन रख दो, क्या रख दो बीच में, अब फिर ब्रेन से एकदम चिपका दो, तो ब्रेन से वैसे चिपकेगा जैसे ब्रेन का शेप है। हेलो, कैसे चिपकेगा, जैसे ब्रेन का शेप है वैसे चिपकेगा, तो ब्रेन यही शेप का है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे रखा हुआ है ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट, यहाँ पे इस जगह में रखा हुआ है ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे है डायनसेफेलॉन वाला, मिड ब्रेन वाला, पोन्स वाला, सेरेबेलम वाला। अंदर का हमको दिख नहीं रहा ना क्योंकि बाहर से चादर है। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट होता है, पता है आपको, इसके इनर वॉल पे कोरोइड प्लेक्सस होता है। क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस। अब कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, तो ये समझो ये वॉल है, क्या है ये अंदर की वॉल है। क्लियर। ये वॉल में मतलब ऐसे उभार निकले हुए हैं छोटे छोटे फाइबर्स के, क्या निकले हुए हैं, छोटे छोटे उभार निकले हुए हैं, और ये उभार से यहाँ से फ्लूइड बन बन के बाहर निकल रहा है। अब जो फ्लूइड्स बनेगा मतलब कि प्रोटीन्स वगैरह होगी, कुछ स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स होंगे, उतना ज़्यादा डीप में ध्यान नहीं लगाना। बस ये मानो कि यहाँ से कोरोइड प्लेक्सस यहाँ हल्के हल्के ऐसे निकले हुए हैं, कोरोइड प्लेक्सस, और ये कोरोइड प्लेक्सस क्या होते हैं कि CSF बना दिए। क्या बना दिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना दिए। ध्यान से समझना। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ भर गया, कॉर्नर कॉर्नर में CSF भर गया, और सेंटर में यहाँ क्या हुआ है, ब्रेन। बीच में क्या है, ब्रेन। ठीक है। अब साइड साइड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मैक्सिमम क्वांटिटी पैरासील में बनती है। कहाँ बनती है, पैरासील। और पैरासील को ही हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, पैरासील को ही लेटरल वेंट्रिकल। समझ में आया। अब यहाँ पे इस वाले चैम्बर को बोलेंगे फर्स्ट वेंट्रिकल, इस वाले को सेकेंड वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल। अब देखिए मैंने पहले नंबर नहीं लिखा था, पहले मैंने पैरासील, या इसी का नाम है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल क्यों है, क्योंकि ये सेंटर वाला पार्ट है, ये इधर है या इधर है, तो सेंटर से किसी भी साइड जाओगे तो क्या बोलेंगे, लेटरल। सेंटर से किसी भी साइड जाएंगे तो लेटरल बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया, देखो ना, पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल। फिर मैंने इसके बाद डायरेक्ट थर्ड वेंट्रिकल बोला था, समझ गए। तो कभी कभी क्या होता है, पैरासील के बाद डायरेक्ट थर्ड वेंट्रिकल इसलिए बोलते हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको फर्स्ट वेंट्रिकल मान लेता है, इसको सेकंड, कभी कभी इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब कि दो वेंट्रिकल्स ऊपर हैं। अब दोनों वेंट्रिकल एक गेट से जुड़ी हुई है, दोनों वेंट्रिकल्स एक गेट से जुड़ी हुई हैं, और इस गेट को हम बोलते हैं फोरामेन मोनेरो। बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या बोलते हैं, समझ गए। एक पूरा का पूरा स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस है, ये ऐसे, समझे। ये क्या है, ये और ये लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ भी फ्लूइड बना और यहाँ भी फ्लूइड बना, और ये फ्लूइड इस जगह से इधर उधर जा रहा है, जिसको हम भी क्या बोलेंगे, फोरामेन मोनेरो। ठीक है। एक और होता है फोरामेन मोनेरा, याद है, सॉरी फोरामेन मैग्नम। क्या था फोरामेन मैग्नम, हाँ, ये स्कल है ना, स्कल। बहुत मासूम है तुम लोग, मतलब तुम लोगों को पता भी रहता है, तुम लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं ना। सर को ही चेक कर लो। समझ गए। ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी है बाहर की,
तो बाहर तो ये जुड़ा हुआ है, पूरा बाहर जुड़ा हुआ है, ये इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे गर्दन है, ये जो गर्दन वाला पार्ट है वो अंदर तक जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो निकल के और इधर जा रहे हैं, ये किसी न किसी स्पेस से तो आ रहे होंगे ना। यदि आपका पूरा पैक्ड है तो कैसे ऊपर का जॉइंट होगा, मुश्किल है। तो जो होल से आ रहे हैं बाहर ना, उसी को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? चलिए, तो हमारा देखो ये हो गया पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल समझ में आ गया। पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ पे आता है थर्ड वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से ये आता है मिड ब्रेन वाले पार्ट में। कहाँ आ गया? मिड ब्रेन वाले पार्ट में। तो थर्ड वेंट्रिकल से जब ये मतलब कि ये देखो यहाँ तक हो गया, इसके ऊपर की यदि आप बात करो इसके ऊपर की, तो ये हो गया फोर ब्रेन। इसके नीचे की बात करोगे तो ये होगा हिंड ब्रेन। क्लियर? तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन से जो ये रास्ता है, इस रास्ते को हम बोलते हैं आइटर। क्या बोलते हैं? आइटर। मतलब ये छोटी सी पाइप होती है जहाँ से CSF यहाँ आता है। आइटर से CSF कहाँ आ गया? हमारे इस वाले पार्ट में, जिसको हमने बोल दिया फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बोल दिया? फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा, बाहर आएगा निकल के। अब ये निकल के जो बाहर जाएगा, पता है ये कहाँ जाएगा बाहर? ये बाहर जाएगा मेनिंजियल लेयर, अरेक्नॉइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर। ठीक है? तो ये यहाँ से निकलेगा, और जहाँ से ये निकलेगा ना, इस गेट का यहाँ भी एक छोटा सा गेट होगा, ये यहाँ भी छोटा सा गेट होगा, जिसको हम बोलेंगे फोरामेन लुकास्टा, है ना। यहाँ से निकलेगा फोरामेन लुकास्टा से, और ये बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकल के कहाँ आएगा? तो जैसे मान लीजिए कि ड्यूरामेटर, बोलो, अरेक्नॉइड और पायामेटर। जो पायामेटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर, पायामेटर नियर द ब्रेन, ड्यूरामेटर नियर द बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। ठीक है? और इसके अंदर रखा हुआ है क्या? मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा रखा हुआ है ब्रेन। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ब्रेन। बहुत अच्छे से समझना है ना। फिर अब क्या होगा देखो, ये मतलब यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से ये लिक्विड जो है, यहाँ से लिक्विड बाहर निकल के फोरामेन लुकास्टा से, ये यहाँ से लिक्विड बाहर निकल के यहाँ भर गया, है ना। अब ये पायामेटर लिक्विड के एब्जॉर्ब करेगा, ये पायामेटर से लिक्विड है ना, यहाँ पे स्पेस में जाएगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा, सब अरेक्नॉइड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये कहाँ भर जाएगा? वेनस साइनस में, क्रेनियल वीनस साइनस में फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्रेनियल वीनस साइनस में फिल हो गया। इस तरह से अब ब्रेन यहाँ है, ये पूरी लेयर ऐसे ब्रेन को कवर कर ली। अब ब्रेन और बोन के बीच में लेयर है, और उस लेयर में CSF फुल हो चुका है। क्या भर चुका है? CSF। अब समझो ये ब्रेन है, अब ब्रेन के चारों ओर एक लेयर है ना, और ऊपर हड्डी है। हड्डी और ब्रेन के लेयर के बीच में CSF भरा हुआ है, लेकिन CSF आया कहाँ से है? यहाँ से बनते हुए आया है। ये कहानी रियल में तुम्हारे बुक्स में नहीं दिया हुआ है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये हमारा भरा हुआ है CSF। और CSF अब क्या होता है देखो, जैसे हमारे ब्रेन का जो वेट होता है, ये देखो, जैसे हमारे ब्रेन का वेट है मान लीजिए 1400 ग्राम। कितना है ब्रेन का वेट? 1400 ग्राम। अब ये 1400 ग्राम बहुत मतलब हैवी वेट होता है।
आप 1.5 किलो का चीज़ यहाँ पे सर में रख के कंटिन्यू नहीं चल सकते। तो क्या होता है, यदि उसको उसके चारों साइड पानी भर दिया जाए तो बायोन्सिक फोर्स, उत्प्लावक बल की वजह से वो रियल वेट से कम वेट फील करेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखो, सुनो, ये मेनिंजियल लेयर है, इसके बाहर ही तुम बना दोगे तो ये हड्डियां हैं, ये बोन है, ये बोन है ना। तो बोन और लेयर के बीच में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करेगा पता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसकी ब्रेन को इसके रियल वेट से कम फील कराएगा। कभी अंदाजा नहीं किया हो, पानी में जाओ तो पानी में बहुत हैवी पत्थर रहते हैं, बहुत हल्के फील होते हैं, क्यों? वेट के इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है ना, इस वजह से वो बायोन्सिक फोर्स की वजह से। ये चीज़ें टफ थी, समझ में आई कि नहीं बताओ, कि दोबारा बताऊं? नहीं आया? पक्का? वेंट्रिकल समझ में आ गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है आ गया। कुछ बच्चों का मुंह देख के लगता है कि नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यदि क्वेश्चन यहाँ से आ गया ना तो फिर बच्चों से नहीं बनते। तो याद रखो। बोलो तो एक बार और बता दूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और आ गया, बोलो ना। आ गया? एक बार और, पता था ना। आओ। नहीं, मैं बताने के लिए एग्री हूँ, क्योंकि ना अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में तुम लोग डाउट पूछो, इससे अच्छा पहले ही पूछ लो। आओ, मैं इस बार ऐसा करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम लोग समझने का प्रयास करो, देखते हैं कितना समझ पाते हो, क्योंकि मैं सारे डायग्राम में अब कचरा बनाऊंगा एक साथ, है ना। आओ, तो पहले मैंने यहाँ पे बना दिया ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बना दिया? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जिसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा ऐसा कर लोगे तो आ जाएगा। अब फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मैंने इसके नीचे कुछ ऐसा बना दिया, समझ गए होगे। अब हमको बनाना है मेनली, यहाँ पे हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये हो गया पैरासील। क्या हो गया ये? पैरासील। पैरासील में थे कोरॉइड प्लेक्सस और उनने क्या बना दिया? CSF। क्या बना दिया? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पैरासील को फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल भी बोल देंगे, और जो कि फोरामेन ऑफ मोनेरो से एक्सचेंज हो जाएंगे, इधर से उधर चला जाएगा। और इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा थर्ड वेंट्रिकल। कौन सी मिलेगी? थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ होगा आइटर। क्या होगा? आइटर। और ये आ जाएगा कहाँ? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से, अब मैं रब कर रहा हूँ, तुम सबको समझ में आ रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ लुकस्टा से बाहर निकल गया, और यहाँ से क्या होगा पता है? ये इस पे हमने ये बना दिया मेनिंजियल लेयर। क्या बना दिया? ये हो गई मेनिंजियल लेयर, जो तीनों लेयर से मिलके बनी है। नीचे था पायोमेटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर, है ना। यहाँ से फिल होके ऐसे जाएगा, और ये यहाँ पे फुल फिल हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना। तो हमने अभी पढ़ लिया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम। 5 लोब होते हैं। पहले लोब को हम क्या बोलेंगे? वर्मिस, जिसमें 9 चैम्बर होते हैं। सेकंड हमारा होता है फ्लोक्यूलस, जो कि बाइलोब होते हैं। फिर तीसरा हमारा होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें 2 लोब होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्बर बाइटी। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है तो वो हमारा क्या काम करता है? बॉडी मूवमेंट, मोशन में रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व्स।
यूस्टेशियन ट्यूब की हेल्प से। कल मैंने ये चीज़ पढ़ा दिया था, तुम लोग आए नहीं थे, क्लियर। और एक नर्व होती है जो क्वेश्चन मिला होगा, कौन सी नर्व हमारे हार्ट के, नहीं था? अब हम देखेंगे, अपना टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले मैं थोड़ी सी टॉपिक के बाहर जाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किस क्लास से? हमको रिफ्लेक्स एक्शन का रीजन बहुत अच्छे से पता है। यह एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है, यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। एक्शन कहीं और होता है, रिएक्शन कहीं और होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दिया करता हूँ, ये हमारा हाथ है, मैंने यहाँ एक्शन किया, रिएक्शन यहाँ हो गया, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने यहाँ एक्शन करेंगे, रिएक्शन यहाँ होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम जैसे कंडीशनल होती हैं, कुछ अनकंडीशनल होती हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो नेचुरली हमारे पेरेंट्स से आती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम में खुद में खुद होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अपन लोग जब साइकिल चलाते हैं ना, तो हमारा कहीं और ध्यान रहता है, फिर भी हम पैडल मारते रहते हैं। इसको भी आप मान सकते हो, ये भी एक एक्शन ले सकते हो, क्लियर। चलो एक चीज़ और देखो, हमेशा मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ये सारी चीज़ पढ़ने से पहले आपको 2 मिनट बताना चाहूँगा कि एक्शन क्या होता है और एक्शन क्यों होता है। समझिए, एक्शन एक टाइप का फोर्स है। एक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि जनरेट होता है पोटेंशियल की वजह से। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्शन पोटेंशियल। किसकी वजह से जनरेट होता है? पोटेंशियल की वजह से। अब पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? विभव। जब हम एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यही होता है ना? ठीक है, तो ये है पोटेंशियल। मतलब क्या होता है? यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? चार्ज का। अच्छा, मैं फिजिक्स वाला पोटेंशियल थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज है स्मॉल q। जब हम इसको इनफाइनाइट से यहाँ के किसी पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल तो यही होता है, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है यही पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। और यही पोटेंशियल के वजह से देखो वर्क जनरेट होगा, वर्क जनरेट होगा तो फोर्स जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा तो मसल्स में काम होगा। मान लीजिए कि आप ऐसा करिए कि जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, ध्यान देना, इस हाथ में हम फोर्स ना लगाएं, क्या फिंगर्स में मोशन होगा? मतलब कि हमारी बॉडी में एक एक नर्व्स, एक एक टिश्यू, एक एक सेल में एनर्जी का रोल है। हम लोगों की जो मृत्यु होती है और जो हम लोग जिंदा रहते हैं वो टोटल एनर्जी का खेल है। यदि हमारी बॉडी में एनर्जी है, अच्छा किन किन को लगता है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा वास करती है? हमारे शरीर में आत्मा वास करती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं, हाँ ना, नहीं करती। तुम बताओ आतिफ। आत्मा, रूह, प्रेत। अच्छा, तो आत्मा हमारे शरीर में वॉश करती है, मतलब रहती है। बताइए कहाँ पे रहती है? यहाँ पे तो फ्रंटल लोब में, तो फ्रंटल है, ब्रेन वाला एरिया है। वो टीका लगाते हैं तो वो बोलते हैं वो सोल को कंट्रोल करती है। लेकिन रहती कहाँ है सोल? मैं बताता हूँ। यदि आप यहाँ की बात करो तो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स में ब्रेन है, और नीचे आ जाओगे तो आई बॉल में आई है, यहाँ नोज़ है, यहाँ जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स है, यहाँ थायराइड ग्लैंड्स है, यहाँ पे लंग्स है, सेंटर में हार्ट्स है, इधर पे स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव्स हैं, टेस्टिस है, ओवरी है, यूट्रस है, थाई, और यहाँ तो जगह ही नहीं है कि यहाँ कहीं होगी। तो कहाँ है फिर आत्मा? होती है तो कहीं तो होगी, थोड़ी सी साइड में थैली मैली कहीं बन कहाँ पे है बताओ?
नाक में, नाक में है हो, यदि नाक में होगी तो जुकाम के टाइम पे निकल जाती होगी, जुकाम के टाइम पे निकल जाती होगी, और क्या बताओ। अभी तो सब बोल रहे थे कि आत्मा होती है। चलो दूसरा क्वेश्चन, यदि मैंने प्रूव कर दिया कि आत्मा तो है ही नहीं, मैंने पूरा गिना दिया ना, यदि आत्मा नहीं तो फिर जिंदा कैसे है? तो हार्ट तो सिर्फ ब्लड दे रहा है ना, हार्ट का काम तो सिर्फ पंपिंग करना है, जिंदा तो एनर्जी की वजह से है, हार्ट का एनर्जी में थोड़ी कोई रोल है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या कर लोगे जब तुमको एनर्जी नहीं रहेगी? हैं? सभी का रोल होता है। मैं पूछ रहा हूँ आत्मा होती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हैं? होती है लेकिन नहीं पता कहाँ होती है, ऐसा मैं बता देता हूँ, आत्मा नहीं होती है। सुनो मेरी बात, सुनो क्या होता है, रीजन सुनो। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है एजिंग। क्या प्रोसेस होती है? एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, ना तो आत्मा। हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को रन करती है, हमारे शरीर को चलाती है। जिस दिन हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाती है उस दिन हम बोलते हैं कि इसका डेथ हो गया। क्लियर हुआ? अचानक मृत्यु होना अलग बात है, लेकिन हमारे हर इंसान की लाइफ स्पैन एक फिक्स है। अचानक यदि डेथ नहीं भी होगी तो भी कोई इंसान अमर नहीं है, एक टाइम बाद हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होगी और ये एनर्जी कहीं और चली जाएगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम कभी ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ ना, मेरी दादी कहीं खेल रही होंगी। महाभारत में अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि अमर है, तो फिर वो अमर उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। एक्चुअल में यदि हम लोग इसमें हम किसी दिन बहुत लंबा टाइम पे बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों को अच्छा चीज़ सिखाऊंगा। एक्चुअल में एनर्जी और आत्मा एक ही होती है जो हमारी बॉडी के एक एक सेल में है। हमारी बॉडी में जहाँ मतलब आत्मा का सबसे फेवरेट जगह पता है क्या है हमारे बॉडी का? क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं रहती है ना एटीपी फॉर्म में। हाँ, तो ऐसे करोड़ों अरबों के फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पे नहीं होती, हर जगह पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब वो एनर्जी जो एक्शन पोटेंशियल एक नया टॉपिक है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। अभी बस ये समझो कि हमारी बॉडी में कुछ एक्शन होता है किसी पोटेंशियल की वजह से। अब पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मैंने बोला सारी एनर्जी कहाँ रहेगी? सेल में। सेल मेम्ब्रेन, आप नर्व सेल ले लो, मसल सेल ले लो, कोई सी भी सेल ले लो, जो भी हमारी बॉडी का ऑर्गन बना है। मैंने कल बताया था, जो बच्चे शाम को बैठे थे, कि फाइनली क्या बनता है? सेल। फिर सेल से उधर इंसान, इधर प्लांट। मतलब सेल की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ, जैसे मान लीजिए पोटेशियम चार्ज, 2 पोटेशियम चार्ज बाहर गए और 3 सोडियम आयन अंदर आए। ये प्रोसेस यदि 30 टाइम चलती है, मतलब 20 दूना 60 पोटेशियम आयन बाहर गए और 30 टाइम 90 सोडियम आयन इधर आए। मतलब इन दोनों के उसमें कितने का? 30 का पोटेंशियल जनरेट हो गया, क्योंकि इधर कितने 60 के प्लस, मतलब 60 पॉजिटिव आयन, 90 पॉजिटिव आयन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बचा? 30 का। और चार्ज में डिफरेंस ही तो पोटेंशियल होता है, इक्वल चार्ज में थोड़ी होगा वो पोटेंशियल। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं अपन एक्शन पोटेंशियल जो था ऑब्जर्व बाय मार्शल, HALL होगा ना, मार्शल हॉल्स है ना, ऑब्जर्व बाय मार्शल हॉल्स। इसके बाद देखो समझना, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट अकर इनवॉलेंटरी। मैंने बोला था ना, इनवॉलेंटरी मतलब अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, मतलब कि हमारा यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। मैंने बोला था ये तो होगा ही होगा, है ना। ये दोनों वर्ड का मतलब सेम है। थो द रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ CNS इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन।
मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन का बिल्कुल रोल नहीं रहता, ब्रेन का रोल रहता है लेकिन इनडायरेक्ट रोल रहता है। मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसी इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेन का डायरेक्ट रोल नहीं रहता, मतलब कॉन्शियसनेस मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, विदाउट कॉन्शियसनेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह से हमारी बॉडी की जो एक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। छींक आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी भी आ सकती है। कभी कभी तो ऐसे गंदे टाइम पर छींक आती है कि बोल ही नहीं सकते। छींक का वो वाला कंडीशन जो एकदम हल्का जुकाम का स्टार्टिंग वाला हो, मतलब बस जुकाम एकदम अभी पैदा हुआ है, बच्चा है और रुमाल ना हो। कभी ऐसे मारे छींक, ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो हम लोग तो रुमाल नहीं, तो कभी कभी हाथ में ही पड़ जाता है। अब फिर हाथ, अब रुमाल है नहीं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे जेब में हाथ डाले, फिर पोछे, फिर कोई तो नहीं, लड़के नहीं लगते इतना जल्दी रुमाल, मतलब ऐसा कुछ, समझ गए ना? ठीक है, आओ अब देखिए। अच्छा बताओ ना, रिफ्लेक्स एक्शन का इत्तू से समझ में आ गया, इत्तू से समझ में आ गया। हमारी बॉडी की एक ऐसी इनवॉलेंट्री प्रोसेस जो विदाउट कॉन्शियसनेस होता है, हमारी बॉडी के सीएनएस के कंट्रोल में नहीं होता, बट उसका एक पार्ट है। क्लियर हुआ? मैंने बता दिया इसको अच्छे से। फिर उसके बाद देखो, इट इज़ अ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस अचानक होता है, थोड़ी बता के आती है छींक, है ना। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। हाँ, किस स्पीड से? 300 से, छींक जो आती है 300 से 400 किलोमीटर पर सेकेंड, यही है ना। हाँ, जो हमारे छींक की स्पीड होती है ना अच्छी, अच्छा कभी किसी, कोई सो रहा है या कोई बैठा है, ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके नाक में उंगली डाले हो किसी दूसरे के नाक में, और कान में कुछ ऐसा मतलब डराने के लिए कागज वगज का बना के ऐसे किए हो, वो करने के बाद वो पता है इंड्यूस रिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है? जब तुम लोग फीलिंग समझने लगोगे ना मेरी, तो मैं समझ लूँगा कि अब तुम लोग मेरी बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, 3-4 दिन लगता है टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करते। चलिए अब हम बात करें रिफ्लेक्स आर्च। इसको यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था। वैसे रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है समझ लो, बहुत इजी है समझना, देखना। जैसे मान लो ये है ना, ये हाथ है, ये हाथ, ध्यान देना है। मैं आर्च बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो ये है, अब मैं इसको मतलब इसको मैंने ऐसे मारा, ऐसे जब मारूंगा ना तो ये पता है ऐसे सीधे नहीं जाएगा, एक आर्च बनाते हुए जाएगा। आप ट्राई कर लो क्या बना रहा है। देखो ये यहाँ है, ये ऐसे आएगा, ना कि ये ऐसे जाएगा। हेलो, देखिए है। तो जब इसको मैंने मारा तो यहाँ पे मारने के बाद क्या ये सीधा जा रहा है? नहीं, कैसे आ रहा है? अरे एक अपने यहाँ लड़की थी, वो बढ़िया आर्च से पूरा गोला बना देती थी, तान्ने बनाती थी ना, ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे बना लेती हो, ऐसे कुछ करके बन जाता है ना एकदम प्लेन। तो ये देखो, ये ऐसे है, मान लो मैंने इसको यहाँ मारा ना, यहाँ थोड़ा सा तो आया ना, है ना। तो रिफ्लेक्स की वजह से जो आर्च क्रिएट होता है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स पाथवे, देखो ना, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज्ड एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन एंड वन इफरेंट न्यूरॉन अरेंज इन एराइज। पॉइंट समझ लो, मजा आएगा, देखना है। देखना क्या होगा इन सीरीज, मतलब कि जैसे मान लो कि ये है, हमने क्या किया, इसको सेंसरी दिया यहाँ पे, मैंने ये सेंसरी दिया तो ब्रेन ने इसको, जब मैंने ये दिया तो ये सेंसरी है, मतलब एफरेंट है, ये मैसेज कहाँ गया? ब्रेन में। अब फिर ब्रेन में इसको क्या दिया? मोटर, तो ये ऊपर आ गया। यदि ये ऊपर नहीं आएगा तो हाथ टूट जाएगा, यदि ये ऊपर नहीं आएगा तो हाथ टूट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि शॉक एब्जॉर्बिंग नहीं होगा ना। जैसे मान लो ये फिंगर है, इस फिंगर को यदि मैं ऐसे कर रहा हूँ
मान लो यदि ये फिंगर ऐसे नहीं हो रही होगी तो टूट जाएगी। अरे यार नहीं समझ में आया है? मान लो ये हाथ ऐसा है, हम इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये आर्च नहीं बना पाता। तो जो आर्च नहीं बनाएगा वो टूट जाएगा। ये फिंगर है ना आपकी फिंगर देखो सीधे इधर नहीं आएंगी, एक आर्च बनाते हुए आएगी। नहीं समझ पा रहे क्या? ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल, पता है, और सेंसरी न्यूरॉन एक्शन करता है ना। एफरेंट यानी कि क्या? सेंसरी जो है सिग्नल देगा और मोटर सिग्नल लेगा और देन उसके बाद क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। द एफरेंट न्यूरॉन कैरी द सिग्नल, ये सिग्नल कैरी करेगा। फिर सेंसरी फाइबर कैरी सेंसरी इम्पल्स इन द ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर वाइट मैटर ये कि जो मैकेनिज्म हो जाएगी। अब इसके अपन टाइप्स देखेंगे मेन। ये देखो ना डायग्राम भी तो बना हुआ है, देखो इधर। देखो आपने यहाँ पे स्टूमुलस दिया, मतलब आपने सेंसरी वाला काम किया। क्या काम किया? सेंसरी वाला, मतलब सेंसरी नर्व होंगी। चलो सेंसरी नर्व का नाम बताओ शिवानी, कौन कौन सी नर्व सेंसरी नर्व होती हैं? आप बताओ सेंसरी नर्व कौन कौन सी थी? नहीं नंबर बताओ कौन कौन से नंबर की थी? मैंने बताया था, साइड में लिखा था, बॉक्स भी बनाया था। सेंसरी नर्व थी 1 to 8, पहला दूसरा और 8वां सेंसरी थी। 5 7 9 11 12 मिक्स थी, बाकी बची हुई मोटर थी। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने इसको यहाँ पे एक्शन किया। तो देखो जैसे मैंने एक्शन किया तो आप देखिए यहाँ पे एक आर्च बन रहा है। तो आप स्टूमुलस देने के बाद यहाँ पे एक आर्च बनता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्च। क्या बोलते हैं इसी को? रिफ्लेक्स आर्च। जो कि यहाँ से आपको सेंसरी लेके सिग्नल जाएगी और मोटर लेके सिग्नल आएगा। ठीक है, और यहाँ एक्शन होगा और यहाँ का आपको रिएक्शन दिखेगा। देखिए जहाँ एक्शन होगा वहीं रिएक्शन नहीं दिख रहा, कहीं और रिएक्शन दिखेगा इसका। क्लियर हुआ? टाइम हो गया। चलिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में देखो क्या क्या होता है। कुछ एक्शन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, कुछ एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में रहते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में पहला क्रेनियल रिफ्लेक्स, दीज एक्शन कंप्लीटेड बाय ब्रेन और नो अर्जेंसी और स्लो एक्शन होता है। ये स्लो एक्शन होता है, ये स्लो एक्शन होता है। एग्जाम्पल है वाटरिंग ऑफ माउथ टू सी गुड फूड। फिर देखो ये तो हो गया ब्रेन। याद रखना जो ब्रेन वाला होता है वो नो अर्जेंसी, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। क्रेनियल रिफ्लेक्स ब्रेन कंट्रोल करेगा। ये अर्जेंसी होता है, फास्ट एक्शन होता है। डिस्प्लेसिंग ऑफ लेग एट द टाइम ऑफ पिंचिंग बाई निडल, पता ही है। अच्छा अपन बैठ के कभी कभी पैर हिलता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? मतलब होता है एक क्रेनियल रिफ्लेक्स जो ब्रेन के कंट्रोल में होता है, जिसमें अर्जेंसी नहीं होती है। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के समझ गए? नो अर्जेंसी मतलब जरूरी नहीं है गुलाब जामुन देख के। कभी किसी ने तुमको इतने गुलाब जामुन खिलाए हो कि नाक मार्क से आने लगा हो, तो उसको देख के कभी पानी नहीं आएगा। समझ गए ना? तो ये जरूरी, लेकिन कोई निडल छेदेगा तो पैर तो हटाओगे, कांटा लगेगा तो। अरे वो गाना कौन सा? अरे यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, पता क्या प्रॉब्लम? अभी मैं यहाँ से जाऊँगा क्वांटम क्लासेस,
जैसे मैं क्लास में एंट्री मारूंगा ना तो 150 के समथिंग बच्चा बैठता है और सबसे पढ़ते ही नहीं जब तक गाना ना सुनाओ। मैंने उनको एक दिन बोल दिया कि मेरे को गाना है, तो डेली गाना सुनते हैं वो लोग। अब आज मैं गाना याद नहीं किया, अब मैं अभी जाऊंगा जब गाड़ी में ना तो गाना चालू कर लेता हूँ कोई सा और उसको याद करते जाता हूँ। एक दिन गाना वो था ना कि वो जुल्फ़ें गोरे चेहरे में आती हैं, तो वो ऐसा करके था, वो भूल ही गया रास्ते में। फिर मेरे को वो वाला गाना सुनाना पड़ा, कौन सा, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, एक ही तो आता है। ठीक है, अब आप मैं सोच रहा हूँ आज कौन सा, मैं सोच रहा हूँ आज वो वाला सुना दूँ। वो एक पुराना गाना था ना कोई, मेरे को पुराना ही याद है। हाँ, आज सुनाऊंगा हमारे गली आ जाना। वो आदत बिगाड़ दी है उन लोगों की। चलिए, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। समझिएगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सुनो ना मेरी बात, प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड द प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब कि एक अनकंडीशनल होता है जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से सीखे सिखाए हो, और एक होता है जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे देखिए साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना, गाना गाना, ये सब आपको सीखने की ज़रूरत, तुम लोगों को, मेरे को तो आता है। ठीक है, और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब सीखने की ज़रूरत, मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। कभी ऐसा हुआ कि बोले अरे यार पसीना आ जा थोड़ा सा, हुआ क्या? अपने आप आ जाता है, अपने आप आंसू, अपने आप सलाइवा, अपने आप। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार ख़त्म हो जाओ। चलो, एक होता है मोनोसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन कवर करता है। पॉलीसिनेप्टिक जो एक से ज़्यादा डायरेक्शन कवर करता है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा सर है ना, तो जब अपन इसको यदि ऐसे मारेंगे तो ऐसे घूमेगा, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक एक्शन है, बस ये भी एक एक्शन है, लेकिन ये कैसा एक्शन है, पॉलीसिनेप्टिक एक्शन है, क्योंकि एक से ज़्यादा डायरेक्शन कवर कर रहा है। एक ये है, ये कैसा है, मोनोसिनेप्टिक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। अब अपना बचा है आई एंड नोच। ये वीडियो आज मैं उधर जाके डाल दूंगा, कल तक का डल गया है। सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, एक और टेस्ट ले लेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। क्लियर हुआ? और मेरी बात सुनो, कल अपन कल आई और ये पढ़ा दूँ, कल आई और ईयर पढ़ा दूँ। और सुनो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, आँख और कान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है। और तुम लोग ट्राई कर लेना, कभी तुम लोगों के बैच में बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तुम किसी से पूछ के देखना, नहीं बनेगा। हम लोग को एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे रहते हैं, ये दोनों चैप्टर छोड़ देते हैं। तो मैं इसको कल बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, करके आना है, लेकिन इस लेक्चर तक घर से नोट करके आना है। ठीक है।